नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 22 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। आप लोग उत्तर लेखन का अभ्यास भी कर रहे हैं, उसकी भी कॉपी मुझे मिल रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या बताऊं आपको कि आप सीख रहे हैं, आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आपको तो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं इसी कड़ी को आपके लिए फिर आगे बढ़ाता हूँ। आपको संविधान के मूल अधिकार के चैप्टर में मैं ले गया हूँ। ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो संविधान को ख़त्म भी कर देंगे और आपको लगेगा अरे अभी तो संविधान ख़त्म हो गया, और आप सारा चीज़ सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। सीधे आप एकदम कुछ आपको सोचना नहीं है, सीधे आप मैं जो है आपको एकदम मिनिमम से लेकर अप्रॉक्सीमेट मतलब पूरा ऑप्टिमम तक लेके जा रहा हूँ। सीधे यूपीएससी तक के सिलेबस को कवर कराने का पूरा भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। आपके अंदर एक बेस बन जाएगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा आपको इधर नहीं, आप पूरा वीडियो तक देखिए लास्ट तक, और सभी एपिसोड देखिए। मैं तो बोलूँगा ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब में खंगालिए, आप यदि इससे अच्छा कंटेंट आपको यदि मिल जाएगा तो फिर मेरा तो यूट्यूब में बेकार है यहाँ बोलना। तो आपको ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कंटेंट सबसे बढ़िया है, और मतलब बाकी हो भी सकता है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। अब मैं सीधे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। खैर चलिए आगे बढ़िए। दिस इज़ अबाउट मी फ्रेंड्स समथिंग। मैं आपको ये बहुत पहले बता चुका हूँ। सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो पार्ट थर्ड में हम लोग इंटर कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो 12 से 35 तक में है। ये बार बार मैं इसे लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अब प्रेशर लेते हैं ना कि भाई मैं कैसे याद रखूँ फंडामेंटल राइट्स के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल से, वो याद नहीं रखते हैं। हाउ कैन आई लर्न? तो नो नो फ्रेंड्स, इट इज़ नो नीड टू वरी, आई एम हेयर फॉर एवरी सोल्यूशन। तो 12 से 35 तक है। ये आपको धीरे धीरे एक एक करके याद हो जाएगा। आपको तो अभी तक बहुत कुछ याद भी हो गया होगा, तो और मेरा पूरा विश्वास है जो नहीं भी हुआ होगा वो बाद में आ ही जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो आज है ये मूल, ये जो मैं आपको दे दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आप यही 6 मूल अधिकार हैं। पहले तो 7 हुआ करते थे, परंतु संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। आप सब इससे परिचित हैं, इसलिए 6 मूल अधिकार जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में, ये हमने कल कर लिया है पिछली क्लास में। और अभी हम लोग को राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है वो 29-30, तो ये सारे करने हैं। तो आज हम उठाते हैं राइट टू इक्वलिटी। तो आप समझ रहे हैं, मैं एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि इसका हिंदी नहीं बताते हैं आप, वो नहीं चलेगा। आप पीपीटी इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी में नहीं बनाते। तो आपको मैं हिंदी भी बोल देता हूँ। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। जब समता लिखेंगे तो इक्विटी लिखेंगे, और समानता लिखेंगे तो इक्वलिटी, दोनों ही चलता है। तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वायत्तता। तो राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, और ये धर्म की स्वतंत्रता ये 25 से 28 में है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वायत्तता, ये 29 तो। ये जो मेन है ना, यही है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। ये यूएसए के संविधान से हम लोग ने लिया है, आपको पहले ही बताया था। तो ये जो है, इसके लिए हम लोग 200 वर्षों तक लड़ाई लड़ी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। अब बताइए ना, पूरे समाज के लोग इक्वल होंगे, सब पूरे समाज के लोगों में समानता का अधिकार होगा, समानता का अवसर होगा, आपको छुआछूत नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। अब हम सीधे 14 से 18 तक जाते हैं। तो ये सब हमारे पूर्वजों के द्वारा ही ये संपन्न किया गया है, संपन्न हो पाया है। तो चलिए हम लोग राइट टू इक्वलिटी, यस, 14 से 18, इसमें मुख्य तो 2 बात लिखी गई है। आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। मैं आज आर्टिकल 14 शुरू कर रहा हूँ। देखिए 14, 15, 16, 17 ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला 14, इसमें 2 बात लिखी गई है। एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, और दूसरा बी आएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण। मैं हिंदी फिर से दोहरा दे रहा हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून का समान संरक्षण।
देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी इसका मतलब है कि आप चाहे अमिताभ बच्चन हो या आप चाहे बिहार का मांझी हो, आप दोनों को कानून में जिस अपराध के लिए जो दंड लिखा गया हो वही मिलेगा। अब कोई मर्डर करता है तो उसको 301 307 की धारा यदि अमिताभ बच्चन में भी लगेगी तो फिर मांझी में भी लगाएगी। मैंने लोग के स्टेटस को नहीं मापा जाएगा, उसका जिसके लिए वो अपराधी है कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विशेषाधिकार दिया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मान के चलिए इस देश में रहने वाला हर नागरिक, ईच एंड एवरी पीपुल हैव द इक्वल डिग्निटी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल डिग्निटी। सबके समान, सबके समझ, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी, वे सब कानून के समझ समान होंगे। तो ये बहुत, इट इज़ टेकन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इस अवधारणा को, इस संकल्पना को हम लोग ब्रिटिश की पार्लियामेंट यानी जो ब्रिटिश संसद है वहाँ से हमने लिया है, उसकी संसदीय प्रणाली, क्योंकि ब्रिटिश ही तो शासन करते थे ना यहाँ पर। तो हमने लगभग उसके 1935 का, जो आप याद रखिएगा 1935 में एक अधिनियम आया था, वो अधिनियम का हम लोग लगभग 90% बातें 1947 के संविधान में भी ऐड की गई हैं। तो ब्रिटिश से ये हम लोग लिए हैं। ये समानता का नेगेटिव धारणा है। कैसे नेगेटिव धारणा है? यानी ये आईपीसी, सीआरपीसी सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। उदाहरण के लिए कि आईपीसी आप इंडियन पेनल कोड जानते होंगे, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड आप जानते होंगे। तो ये सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए एक ही समान लागू होगा। ये नेगेटिव कैसा है कि इसमें किसी को, जो कमज़ोर व्यक्ति है उस पर भी वही लागू होगा और जो बड़ा व्यक्ति है उस पर भी वही लागू होगा। इसमें कमज़ोर व्यक्ति तो आखिर पिछड़ जा रहा है ना, तो इसलिए इसे नेगेटिव मतलब अवधारणा कहते हैं। लेकिन ज़रूरी है भाई, अब कोई मर्डर करेगा तो मर्डर करने वाला को तो सेम अधिकार, मतलब सेम दंड देना होगा ना, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी छोटा आदमी हो। हालांकि व्यवहार में अलग बात है, व्यवहार में लागू नहीं हो पाया है, लेकिन कानून तो यही कहता है कि भाई आप ऐसा करिए। अगला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण, यानी हर व्यक्ति को, ये इट इज़ टेकन फ्रॉम यूएसए, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहाँ से, अमेरिका से ये अवधारणा हमने ली है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण होगा सबके, सब व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर है तो उसको हम लोग राइट नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए वकील, जब कोई कमज़ोर आदमी का केस होगा तो उतने बड़े बड़े वकील वो कहाँ से ले पाएगा, वो खर्चा कहाँ से कर पाएगा। तो उसे कानून, उसको क्या है ना, मूल जो नीति निषेधक तत्व है उसमें ये बात बताई भी गई कि उसको लीगल असिस्टेंट दिया जाएगा। जैसे आपको जब सरकार किसी केस के अंतर्गत आपको बंद कर देती है तो आपको सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार की तरफ से। आपके लिए लड़ने का कोई नहीं है तो आपको सरकार वकील देगी, आप अपने वकील को लेकर कानून में लड़ेंगे। तो ये क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ही तो है कि भाई सबको समान संरक्षण दिया जाए। तो ये यही है पॉजिटिव इक्वालिटी, मतलब ये पॉजिटिव अवधारणा है समानता का। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, भाई जो व्यक्ति ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया भी जाता है ना, लिया वसूला जाएगा, क्योंकि हमें वेलफेयर काम भी तो करना है ना समाज में। लोगों के इंदिरा आवास कैसे बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास कैसे बनाएंगे, सड़क, बिजली, पानी कहाँ से आएगा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो करना पड़ेगा ना, वरना कमज़ोर आदमी पिछड़ जाएगा ना। तो इसलिए ये क्या है, किसका उदाहरण है? ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का उदाहरण है। फिर LGBTQ जजमेंट जैसे अब आया था सितंबर 2018 में। LGBTQ आप समझते होंगे, ये बहुत क्रांतिकारी जजमेंट माना जाता है। जैसे L से आप समझते होंगे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और क्वीर, उसके अंतर्गत और भी जोड़ा जाता है। हालांकि ये जो समुदाय है ना, जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वे अपने अधिकार नहीं पा रहे थे समाज में, उन्हें कहीं नौकरी नहीं दिया जाता था। तो आजकल कानून के तहत इन लोग को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद समाज में मतलब बराबरी का हक दिलाया जाएगा। ज़मीन, ये लोग बोला कि ये बोला कि यस आई एम नॉट ए मेल, आई एम नॉट ए फीमेल, देन हु आई एम। तो ये बोला कि हमारा एक अलग होना चाहिए, हमारा एक अलग भी, आप जेंडर में अलग अलग चुनिए, आप अलग दीजिए। तब आजकल ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग कॉलम बनता है हर फॉर्म में, कुछ में। तो ये भी तो समानता का ही ना बात है। तो राइट टू इक्वलिटी। तो बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। कैसे सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है? जैसे ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस के तहत। कैसे? उत्तर, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का कोई
नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति है, यानी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब का कोई व्यक्ति है, तो पहाड़ी व्यक्ति का सुविधाएं अलग है भाई। वहाँ कितना लाइफ उसका कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना मुश्किल होता है। वो जब दिल्ली आता है और दिल्ली वाला के साथ उसको बराबर कंपटीशन में नहीं बैठा सकते हैं, उसके लिए कुछ छूट तो देना पड़ेगा ना नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ असिस्टेंट क्यों नहीं देंगे? तब तो वो कानून के समझ समानता होगा ना, उसका कानून का समान संरक्षण होगा, तो उसको दिया जा सकता है। डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइब्स, जैसे आप झारखंड के कोई, जैसे टीनेट एक्ट, जो आप छोटानागपुर का कानून पढ़ते होंगे, यहाँ का ज़मीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता है झारखंड का, तो ये क्या है? जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के तहत वहाँ के ट्राइब्स के लिए अलग से कानून बनाया गया है। तो भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव, अब बोलेगा कोई दिल्ली में जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है वो बोलेगा मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि समानता, जस्टिस लाना होगा ना देश में। तो ये जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के तहत किया जा सकता है। दूसरा आधार क्या हो सकता है? बिटवीन एमएसएमई जो इंडस्ट्रियल हाउस, जैसे कोई छोटे व्यापारी उद्योग है, कोई पोल्ट्री फार्म वाला है, कोई हाट बाज़ार में रेडी ठेला वाला है, और उसका और इंडस्ट्रियल हाउस, यानी जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, टाटा, अंबानी, अडानी, तो इन लोगों का टैक्सेशन सिस्टम में अलग करना होगा। आप इसके और इसके बराबर टैक्स लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको अलग अलग करना होगा ना। तो डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है इसमें, भेदभाव, तभी तो ये सकारात्मक होगा। तो मुझे लग रहा है आप अवधारणा को पकड़ पा रहे होंगे। अगला जब सी नंबर में आएंगे तो फॉर आर्मी पर्सनल, जैसे हर को स्पीच है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्री स्पीच, बोलने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। लेकिन जो आर्मी पर्सनल होगा, यानी पर्सनल मतलब कर्मचारी, जो आर्मी जो सैनिक में है, उसके लिए कुछ अधिकार है भाई। आप गोपनीयता का शपथ लिए हैं, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। बोलने से रेस्ट्रिक्टेड किया, वो बोलेगा कि मैं नहीं, मैं भी बोलूँगा, मैं भी सिटीजन हूँ, तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा। आपको पद की गोपनीयता लिए हैं, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो इसलिए कुछ सैनिक पर पर्सनल को भी नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद। अपवाद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बार बार आता है। दूसरा कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को आर्टिकल 360 के 1 के तहत ये बताया गया है कि आपको विशेषाधिकार है, आपके कानून के समझ समानता और ये कानून का समान संरक्षण, ये आप पर लागू नहीं होगा, ये उस पर लागू नहीं होता, उसका एक अलग स्थान है। एक्सेप्शन क्यों है, क्या है आधार, मैं इसको आता हूँ। देखिए, बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वुड नॉट अकाउंटेबल टू जुडिशरी, वो न्यायपालिका का समझ किसी भी बात के लिए जब तक वो पद में रहेंगे, वो जवाबदेही नहीं होगी उनकी, कि किसी आप पता चला आप गवर्नर को पकड़ के अंदर कर दिए जेल में, ये नहीं चलेगा। कोई प्रेसिडेंट को पकड़ के जेल में अंदर कर दिए, ये भी नहीं चलेगा। तो उनको ये विशेष अधिकार प्राप्त है। नो सच क्रिमिनल ऑफेंस केस बी प्रोसीड अगेंस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट गवर्नर, जब तक गवर्नर और प्रेसिडेंट पद पर बैठा हुआ है, कोई भी क्रिमिनल केस उस पर नहीं चलेगा, कहीं भी किसी पर भी, मतलब किसी न्यायालय में नहीं चला सकते हैं, ये उनका विशेष अधिकार है। तो इसमें उनको समानता का कुछ आधार उधार नहीं दिया गया है, उनको विशेष अधिकार दिया गया है। ये 2 एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा, एक हो प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर। ओके, next friend, they can proceed for civil affairs only after their tenure, with standing a condition you should give प्री नोटिस बिफोर 2 month। यस, यदि आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के तहत कुछ पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि वो देश के साथ कुछ गड़बड़ किया, कुछ गलत किया, तो वो जब पद से उतर जाए, तब उसको उस पर केस चलाइए, सिविल मामले, वो भी सिविल अफेयर्स और क्रिमिनल अफेयर में। आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप अंतर बहुत, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, उधर ज़्यादा देरी हो जाएगा। आप लीगल और क्रिमिनल इतना समझिए कि जो सिविल मामला है, जैसे कोई सिविल मामला यानी घरेलू विवाद, कोई हस्बैंड पति पत्नी का झगड़ा है ना, तो कोई ज़मीन विवाद, ये सब क्या है, घरेलू मैटर है। और कोई क्रिमिनल केस वो अलग होता है, मर्डर केस आईपीसी का जो लगता है ना, तो वो सब अलग, तो आप समझ गए होंगे। तो उसके लिए किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रेसिडेंट के ऊपर केस चलाने से पहले उसको 2 माह पूर्व उसको नोटिस देना होगा, तो वो नोटिस देंगे तब वो काम चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इतना आज आपको आर्टिकल 14 क्लियर करा दिया। जब मैं अगले एपिसोड में आऊँगा तो आर्टिकल 15 मैं जल्दी ही आऊँगा। मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा रिवीजन का टाइम मिले, इसलिए ही देरी कर देता हूँ, वरना मुझे कुछ नहीं, मैं डेली भी आपको यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन आप इत्मीनान से टाइम लीजिए, पढ़िए। तो आर्टिकल 15 में जब आऊँगा तो मैं सोशल इक्विटी का बात करूँगा, सामाजिक समानता का बात करूँगा, यानी सामाजिक समानता क्या है, तो उसके बारे में बात होगी। तो आज मैं आर्टिकल 14 आपको बता के जा रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है आप ये 2 बात सीख गए होंगे, क्या कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना,
आप कानून के समझ समानता और कानून का समान संरक्षण, हम मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समझ समानता, कानून का समान संरक्षण, ये दो बात आप ए बी करके आप सीख के जा रहे हैं। ओके, दिस विल बी फॉर नेक्स्ट क्लास, यानी सोशल इक्विटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ कंटिन्यू बनाए रखिए। वी हैव बहुत ये इंटरेस्टिंग, मतलब ये बहुत अच्छा जर्नी हमारा होने वाला है। और आप लीगल रूप से इतना अवेयर हो जाएंगे कि आप कहीं भी बात करेंगे तो आपका बात करने का अलग अंदाज होगा, आप अलग भाषाओं का प्रयोग करेंगे, और आप एक सभ्य पुरुष के रूप में, महिला के रूप में जाने जाएंगे, नागरिक के रूप में। तो प्लीज़ कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप अच्छा लगा तो प्लीज़ भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।